they are not there in the house. Upset. Professor Ram Gopal Yadav ji. The debate will go on up to 2 o'clock and again continue tomorrow. धन्यवाद श्रीमान। मैं अपने आप को किसानों तक ही सीमित रखना चाहता था, लेकिन अभी आदरणीय केशवराव जी ने जब हेल्थ की बात की, मैं जहाँ तक मैंने समझा है, मैं ये बताना चाहता हूँ इस सदन को कि बहुत तालियां बजाई गई कि हेल्थ का बजट 117% बढ़ा दिया गया। उसमें मिनिस्ट्री और घुसेड़ दी, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, पूरे शेखावत साहब की मिनिस्ट्री भी ले ली गई। फैक्ट ये है कि 2,29,000 करोड़ के बजट में केवल 73,000 करोड़ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और लगभग 2700 करोड़ रुपया केवल आईसीएमआर के लिए, हेल्थ रिसर्च के लिए। वैक्सीन की इतनी बात कर रहे हैं सब कुछ। मैंने पूछा था अधिकारियों से, ये बताइए कि जब आईसीएमआर का हिस्सा है, उसकी मदद से भारत बायोटेक ने ये जो वैक्सीन बनाई है, उसमें हमें कितना, हमारे आईसीएमआर को जो बड़ा मार्केट है, इससे बड़ा कोई मार्केट नहीं है आज दुनिया में, कितना पैसा मिल रहा है? कोई पैसा नहीं मिल रहा है। हमारे साइंटिस्ट काम करें, लाभ उठाए भारत बायोटेक। ये स्थिति है। केवल जीडीपी का 0.5%, मैं कहना चाहता हूं, तथ्य देकर अगर गलत हूं तो मैं माफी मांग लूंगा। केवल जीडीपी का 0.5% हेल्थ और फैमिली वेलफेयर पर बजट खर्च करेगा आएगा जब 11% ग्रोथ रेट होगी आपकी, तब 21-22 में। खैर, ये बात इसलिए मैंने कही कि केशवराव साहब ने और सारे देश को ये बताया जा रहा है कि हेल्थ पे ऐसा किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी मैंने इसीलिए यहाँ से प्रोफेसर साहब आप इधर बोले। प्रोफेसर साहब आप प्लीज। मैंने इसीलिए यहाँ से निकलने के बाद जब प्रेस वालों ने पूछा तो मैंने कहा कि हमारे यहाँ गांव में कहते हैं ये हवा में गांठें बांध रहे हैं। तो ये हवा में गांठें बांध रहे हैं तो, और है वास्तव रियलिटी धरातल पे कुछ नहीं। अब मैं आ रहा हूं अपने मुख्य बात में, बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, आप जानते मैं कभी लंबी बात नहीं करता। लेकिन आज स्थिति ये है कि देश के किसान, मैं देश की इसलिए बात कर रहा हूं कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो दिल्ली के पास है, ये यहाँ आ सकते हैं और इसलिए आए हैं। वरना नासिक से लेके लाखों की तादाद में लोग मुंबई गए, पवार साहब ने एड्रेस किया उनको, और दक्षिण भारत में कई जगह लाखों की संख्या में लोगों ने रैलियां की, इन कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अब हमारे किसान बैठे हुए हैं कई महीनों से। तमाम किसानों की जान जा चुकी है, सर्दी की वजह से, भूख की वजह से, अन्य तमाम कारणों से। लेकिन सरकार ऐसी निर्दयी हो गई है, ऐसी बेरहम हो गई है कि उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है, कोई असर नहीं हो रहा है। आप ये बताइए कि अगर आप उनको 1.5 साल तक होल्ड करने के लिए, रोकने के लिए राजी हो जाते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है कि उन तीनों बिलों को विथड्रॉ करके इस सेशन में रिपील कीजिए उस एक्ट को, और नए बिल ले आइए, उनको स्टैंडिंग कमेटी को भेज दीजिए
और उसके बाद नए बिल पास कर दीजिए। अगर पहले भी आपने विपक्षी मांग मान ली होती कि स्टैंडिंग कमेटी को भेज दी जाए तो ये संकट नहीं आता। अब मैं देख रहा हूं कि हमारे गाजीपुर बॉर्डर पर और टीकरी हो चाहे सिंगू बॉर्डर हो, सब पर सड़क खोदकर कंक्रीट की दीवारें बना दी गई हैं। उससे पहले कांटे लगाए गए हैं। मतलब जो हमारी पार्लियामेंट की सुरक्षा नहीं है उससे ज्यादा जबरदस्त सुरक्षा की गई। पाकिस्तान बॉर्डर पे भी ऐसा नहीं है। मैंने तो वो बॉर्डर भी देखी, वहां भी इस तरह का नहीं है। तो ये क्या हमला करने आ रहे दिल्ली पर? और बार बार हमारे राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इस बात की चर्चा करवा दी आपने। राष्ट्रपति को आप जानते हैं कि राष्ट्रपति तो वही कहेंगे जो आप लिखेंगे। उससे न एक लाइन इधर कह सकते हैं न एक लाइन उधर कह सकते हैं। वो अगर अपने मन की बात कहना चाहें तब भी नहीं कह सकते। अब किसान अपनी मन की बात कहना चाहता है इसलिए आया, क्योंकि वो अगर टेलीविजन और रेडियो पे उसकी बात आ नहीं सकती, इसलिए बैठा इसलिए है कि वो अपनी मन की बात आपको सुनाने आया है। आप तो अपनी बात सुना देते हैं सबको, कोई दिक्कत नहीं। तो जब और प्रश्न उठता ये है कि आया क्यों है? मेरा ये सवाल है कि आप कहते हैं कि किसानों के लिए कानून लाए, किसानों के लिए कानून लाए, किसान कहते हैं कि हमारे लिए कानून ठीक नहीं। जब उनके लिए ठीक नहीं है, जिनके लिए लाए हो, तो आप क्यों जबरदस्ती उनके ऊपर लाद रहे हो कानून? वो कह रहे हैं कि हमारे लिए नुकसानदायक है, आप कह रहे हैं हम आपके लिए लाए। अब देखिए, जो एमएसपी की बात चलती है, ये ऑर्डिनेंसेस आ गए थे पहले ही जून में, और बाद में विधेयक आए जब सत्र चला तब। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि स्थिति कितनी खराब हो गई। लास्ट ईयर जब ये अध्यादेश नहीं आया था, उससे पहले हमारे यहां मक्का का भाव था 22 रुपया कुंटल, 2200 रुपया कुंटल। और इस बार जब यह अध्यादेश आपने लागू कर दिया, उसके बाद मेरा तमाम जमीन खाली पड़ी रहती थी, धान, उसके बाद आलू गेहूं ये सब करते रहते थे। तो लड़के करते थे, उन्होंने कहा साहब मक्का 2200 रुपया कुंटल बिक रही है, अब की मक्का कर दीजिए। मक्का की तो 1100 रुपया कुंटल बिक, 1100 रुपया कुंटल। और आपकी एमएसपी है सर, एमएसपी है हाइब्रिड की 2660 रुपया और सामान्य मक्का की 1860 रुपया। तब हमारी मक्का, मेरी कोशिश करने के बाद भी प्रशासन ने कहा कि हम नहीं खरीद पाएंगे। दलालों की तो खरीद लेंगे, लेकिन आम लोगों को आपके बिहार में तो स्थिति इससे भी ज्यादा खराब थी। भाव पता करिए कि मक्का क्या हिसाब बिकी। तो एमएसपी के मिलने का कोई सवाल नहीं है। अब इसलिए नहीं कि आपने कहीं इस कानून में ये नहीं लिखा कि मंडियों के अलावा जो प्राइवेट मंडियां बनेंगी, और प्राइवेट बनेंगी क्या? हमें लगता है इन लोगों को कई साल पहले से पता था, बड़े लोगों को, ये ऐसे कानून आएंगे। आपके मध्य प्रदेश में कई जगह एक बड़े व्यापारी ने, जिसका नाम रोज लोग देते, मैं नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन कई करोड़ टन चावल और गेहूं भरने के लिए, रखने के लिए गोदामें बना ली। 4 साल से बन रही थी। दिग्विजय सिंह जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी अच्छी तरह जानते हैं। अब जब उनके बगल में जो मंडियां होंगी, हमारी राज्य की मंडियां, वे चल जाएंगी क्या? उन्हें कैसे मालूम था भाई कि ये कानून आने वाले जो 4 साल से बना रहे थे? आप देख आइए जाके, अगर मैं गलत कह रहा हूं।
बनाई मंडी की नहीं बनाई? वो किनकी हैं वो मंडियां? जिनके हवाई अड्डे हैं, कुछ दिनों बाद जिनकी रेलें भी हो जाएंगी, जिनके, अब देखिए, अब लखनऊ हम गए तो वह चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है, लेकिन नाम लिखा हुआ है अडानी, लिखा हर जगह, हर लखनऊ की हर सड़क पे उसके बोर्ड लगा दिए गए, होर्डिंग। आप बाहर जाइए, अगर 10 मिनट गाड़ी खड़ी करेंगे तो इतना रुपया, और 10 मिनट से ज्यादा हो गया तो इतना रुपया। आपको अगर कोई छोड़ने आया, आप वीआईपी हैं, उनके साथ, आपके साथ गाड़ियां चली आई, थोड़ा सा हवाई जहाज लेट है और आपसे नमस्ते करने के लिए, खड़े बात करने के लिए रह गए, तब तक पता चला गाड़ी का पैसा बढ़ गया। बहुत बुरा हाल है। तो वही स्थिति इसमें है कि किसान क्यों परेशान है? किसान जानता है बहुत अच्छी तरीके से सबसे बेहतर मंडियां काम करती हैं पंजाब और हरियाणा, और वो जानता है कि जब ये मंडियां बेकार हो जाएंगी तो मनमाने तरीके से व्यापार, ये जो बड़े उद्योगपति हैं जिनकी मंडियां बनेंगी निजी, वे किसानों को कहेंगे कि हम इस भाव पे लेंगे, लेना हो तो दो, न देना हो तो रखो अपने घर। और गरीब होता है आदमी, किसान को जब फसल होती है तब वो उस पैसे से अपने बच्चों के लिए कपड़े लेता है, लड़के लड़कियों की शादी हो तो उसका इंतजाम करता है, पढ़ाई के लिए पैसा की व्यवस्था करता है, तो मजबूरी में उसे फिर सस्ते में बेचना पड़ता है। और ये भय है, और भय वास्तविक है। दूसरे ये कि जो एक इसमें दूसरा बिल है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इतनी बड़ी धोखाधड़ी हम लोगों को पहले ही संदेह था। अब आप देखिए, छत्तीसगढ़ के लोग हैं यहाँ, ये हमारे पास सामने रखा हुआ है पेपर कटिंग, छत्तीसगढ़ के 7 जिलों के किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में धोखाधड़ी, एसपी से शिकायत, तो हजारों करोड़ रुपए के हो गया है धोखाधड़ी। पैसा ही नहीं दिया, ले लिया, पैसा नहीं दिया। और कुछ जगह कहा कि हम ये बीज दे रहे हैं आपको, पैदा कीजिए, 2600 रुपया लेंगे, खरीदेंगे, और पैदावार इतनी ज्यादा होगी, पैदावार आधी भी नहीं हुई, और अब कह रहे हैं कि 800 रुपया खरीदेंगे, और नहीं खरीदेंगे। आप क्या कैसे कर लेंगे? आपने कहीं इस बिल में ये व्यवस्था नहीं की कि चाहे राज्य की मंडी में खरीदा जाए, चाहे कोई इंडिविजुअल खरीदे, चाहे कोई और प्राइवेट मंडी वाला खरीदे, इस एमएसपी से कम लागत पर, कम कीमत पर कोई नहीं खरीदेगा। ये गारंटी अगर एक लाइन लिख दे जाते तब भी लोगों को भरोसा रहता कि इसमें हमारी एमएसपी बची रहेगी। अब केवल ऐसे ही कहते रहोगे कि एमएसपी नहीं जाएगी, कहां आपने गारंटी की? भाई, जो बड़े बड़े व्यवसाय खरीदेंगे लोग, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक मालूम क्या और डर है? एक डर ये है कि वो छोटे छोटे, जैसे 3 एकड़ से कम किसान हिंदुस्तान में लगभग 85% है, वो कॉन्ट्रैक्ट लेंगे तो पता चला कि 500 एकड़ ले रहे हैं, पूरे 2-4 गांव की जमीन ले ली कॉन्ट्रैक्ट। अभी तो हम लोग देते हैं कि मान लो बटाई कोई ले लेता तो 1 फसल के लिए दे देते हैं, 2 फसल के लिए दे, 2 साल के लिए, उससे ज्यादा नहीं देते कि कहीं कब्जा न कर ले। ये लेंगे 25-25 साल के लिए। तो जो लोगों को भय है कि हम बेघर हो जाएंगे, बेजमीनी हो जाएंगे, तो क्या गलत डर है उनके मन में? ये सही है। तो ये जो लोगों को के मन में भय है, इसलिए उसको दूर करने के लिए इन बिल को वापस लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं। तीसरी बात यह है कि आपने जो एक व्यवस्था और कर दी है, भाई आखिर कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जिससे लोगों के मन में संदेह
जो पैदा होता है वो कन्फर्म होता चला जाता है। आपने व्यवस्था ये कर दी कि ये जिनसे जो मेन है, जैसे चावल है, धान है, गेहूं है, आलू है और कुछ तिलहन है, दलहन है, ये एसेंशियल कमोडिटी के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो ये खुली होर्डिंग की छूट किसके लिए दी गई? भाई गुलाम नबी आजाद तो कहीं भर नहीं देंगे जमीन खरीद के। कौन खरीदेगा? कौन होर्डिंग करेगा? ये बड़ी बड़ी मंडियां बन रही हैं, वो किस लिए बन रही हैं? जो बड़े बड़े गोदामें, बड़े पैमाने पर गोदामें बनाई जा रही हैं, वो किस लिए बनाई जा रही हैं? इसी होर्डिंग के लिए कि इसको होर्डिंग कर लें और उसके बाद जब किसान के पास और व्यक्ति के पास न हो तब जितना चाहे उस रेट पर उसको बेचें। क्या नियंत्रण है आपका? सिर्फ उसमें ये लिखा कि युद्ध की स्थिति में या कोई और महामारी हो उस स्थिति में आप उनको ले सकते हैं, अन्यथा उन्हें छू नहीं सकते। चाहे जनता भूखी मरती रहे लेकिन गोदामें भरी रहेंगी। जब अकाल पड़ा था एक बार बंगाल में तो लाखों टन नीचे गोदामों में भरा था और हजारों आदमी ऊपर मर गया था। ये कहीं पढ़ा था मैंने। मरे थे लोग। तो इसलिए ये जो संदेह लोगों के मन में है ये अनावश्यक नहीं है। और आपने आरोप लगा दिया कि विपक्ष ने किसानों को गुमराह कर दिया है। हर चीज में राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। जो सूरज के रोशनी की तरह साफ चीज हो उसके लिए भी ये कहो कि ये तो भाई ऐसा नहीं ऐसा है, तो कौन मान लेगा उसको? आपने कहा कि किसानों ने गुमराह कर दिया। और एक चीज नहीं, हर चीज में आपने कल देखा होगा, बाद में अधिकारियों को बैकफुट पे जाना पड़ा कि दिल्ली में सादरा पुलिस ने स्टील की लाठियां मंगाई। स्टील की लाठियां जब वो कुछ चैनलों ने दिखा दी तो अधिकारियों ने स्पष्टीकरण दिया कि हमें नहीं मालूम था, कुछ लोकल अधिकारियों ने बना दी थी, बाद में उनको विड्रॉ कर लिया गया। किसानों के लिए स्टील की लाठियां, कभी दुश्मनों के लिए बॉर्डर पे स्टील की नहीं जरूरत पड़ी, लाठी की जरूरत, लेकिन यहां स्टील की लाठी मंगा ली थी। तो क्या ये दुश्मन है जो देश को खिलाते हैं? पंजाब का एक शानदार इतिहास है, अतीत है। अगर पंजाब इतनी बड़े पैमाने, अब तो देश के दूसरे हिस्सों में भी बहुत बढ़िया खेती होने लगी, लेकिन एक स्थिति ऐसी थी जिसमें देश के बड़े हिस्से को खिलाने पिलाने का काम पंजाब करता था। देश की सीमाओं पर बड़े पैमाने पर उनके घरों से जाने वाले लड़के हैं। और मैं ये आप भी जानते हैं और हम सब जानते हैं कि जितने किसान परिवारों के लोग हैं वे न केवल खेती पैदा करके लोगों के पेट भरने का काम करते हैं, बल्कि हमारी पुलिस और सेना में जो लोग हैं, बॉर्डर पर जो सीमाओं की रक्षा करते हैं, देश में जो लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने का काम करते हैं, वे जवान भी इन्हीं किसानों के परिवारों से आते हैं। ये उन परिवारों से नहीं आते हैं जो जिनके लिए आप लोग काम कर रहे हैं। आपको काम करना चाहिए इनके लिए, आप कर रहे हैं उनके लिए जिनके आसपास का, जिनके रिश्तेदार और खानदान कोई सेना में जा ही नहीं सकता है। नहीं दे, अगर उनके सामने गोली चला दी जाए तो गिर पड़ेंगे, है क्या? लेकिन देश का धन सारा इकट्ठा कर लें और उनकी मदद हो रही। भाई ये क्या दिक्कत है कि किसान कह रहे हैं कि वापस कर लिए? इसमें प्रतिष्ठा का प्रश्न क्या? अगर हम कहते, अगर विपक्ष कहता, पॉलिटिकल पार्टीज कहती कि आप विड्रॉ कर लीजिए, आप मत करो, लेकिन किसान किसी राजनीतिक दल का नहीं है, किसी राजनीतिक दल से प्रेरित नहीं है, बल्कि जो लोग बैठे हुए उन्होंने कहा है कि कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति हमारे मंच से भाषण नहीं कर सकता, बैठ सकता है नीचे,
लेकिन मंच पर नहीं जा सकता है। कहा है कि नहीं कहा है? तो उसमें आपकी क्या प्रतिष्ठा गिरी जा रही है? जब गुलाम नबी साहब बता रहे थे, जो उन्होंने उदाहरण 3 दिए, वो 100% सत्य और तथ्यात्मक हैं। जब अंग्रेज किसानों की बात को मान सकता है और कानून को वापस ले सकता है, तो क्या आप अंग्रेजों से खराब हैं? आपको क्या दिक्कत है? सर समय हो गया? जी हो गया, ऑलरेडी 2 मिनट 3 मिनट अधिक हो गया। मैं आधा मिनट में खत्म किए दे रहा हूं। सर, एक तो मैं अपनी बात खत्म करने से पहले ये कहना चाहता हूं कि इस पेंडेमिक में भी अकेले खेती ही ऐसी थी जिसने जीडीपी को रोके रखा। कुछ हमारी खेती का योगदान 20% है, 14% से बढ़ के 20% हो गया, क्योंकि और जीडीपी डाउन हो गई थी। लेकिन खेती ने आपकी इज्जत रखने की कोशिश काम किया, लोग देश को बचाने का काम किया। और दूसरे ये कि जो लोग मरे हैं, मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि उन किसानों को, उनके परिवारों को कम से कम 20-20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और उनके बच्चों को कहीं न कहीं राज्य सरकारों से कह के या केंद्र सरकार में उनको एक आध बच्चे को जो मरे हैं उनको सरकारी नौकरी दी जाए। और हमारे गुरु उदय प्रताप सिंह ने एक बार लिखा था इसी पे कि खेत में मेहनत तुमने की, तुम्हीं को तंगी का डर हो। तुम्हारे घर में दिया जले, रोशनी और कहीं पर हो। उठो ये नीलकंठ तीसरे नेत्र की याद दिलाता हूं, तुम्हें आवाज लगाता हूं। तो ये किसानों को इस सदन के माध्यम से मैं आवाज देना चाहता हूं कि एक हो सारे देश के। इन्हें तो अभी ये घमंड है कि हम बाहर से मंगा लें, तुम मत दो अन्न, हम बाहर से मंगा लेंगे। हाँ, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन कितने दिनों तक कर सकते हैं? ऐसा नहीं है कि किसान जिस दिन विद्रोह पर उतर आएगा तो बड़े बड़े लोग सत्ता में नहीं रहते हैं। ये किसी को घमंड नहीं रहना चाहिए कि हमेशा सत्ता में बने रहें। इसलिए लोगों की बात सुनिए। लोकतंत्र है, देश की बड़ी आबादी वो है, बैठे हुए लोग, उनको मनाइए। वे आपको मना रहे हैं, ये समझिए एहसान कर रहे हैं आप पे। आप उनसे कहिए आप जाइए, हम ये विड्रॉ करेंगे बिल और नए बिल लाएंगे जिसमें उनसे भी पूछा जाएगा, उनके संगठनों से पूछा जाएगा और उसके हिसाब से संशोधित कानून लाए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद प्रोफेसर राम गोपाल जी। श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह जी।